नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संदीप चौहान में स्वागत है। आज मैं आपको संविधान के भाग 3 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट के बारे में बताऊंगा। फंडामेंटल राइट के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे SI और ASI के ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार। पर उससे पहले मैं एक आपको टॉपिक बताना चाहूँगा जो हमारा भाग 1 और 2 जो कि नागरिकता बिल CAA के बारे में बताऊंगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में बताऊंगा। CAA क्या है और CAA में कितने देशों से कौन कौन सी जाति हमारे देश में आ सकती है उसके बारे में बताऊंगा। CAA 2019 ये संसद में ये पारित हुआ ये अधिनियम, और इसके तहत हमारे देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इन देशों से 6 जाति आ सकती है। और वो 6 जाति कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। 6 जाति में सबसे पहले जो आती है वो आती है आपकी हिंदू। यहाँ से कोई भी हिंदू, सिख, फारसी, ईसाई, जैन, हिंदू, सिख, फारसी, ईसाई, जैन और ये 6 जाति है। 6 जाति में से हमने 5 बताई है, एक हम बताएंगे हिंदू, सिख, फारसी, जैन और एक आती है बोध। ये 6 जाति है। ये 6 जाति इन 3 देश से आ सकती है। तो इसी पर हमारे यहाँ चर्चा चल रही थी। CAA क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, और इसके तहत क्या है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू, सिख, फारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध ये 6 जाति हमारे देश में आ सकती है और स्थायी निवास प्रमाण पत्र ले सकती है या निवास कर सकती है। तो अब हम चर्चा करते हैं मौलिक अधिकार की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी रही है। क्या की संज्ञा दी रही है? मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या हुआ? ब्रिटेन में 1211 ईस्वी में जो ब्रिटेन के राजा थे उन्होंने कुछ मजदूरों को एक लिखित आदेश दिया। लिखित आदेश के तहत उन्हें अधिकार दिया। जो उन्हें अधिकार दिया उन अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया। वहीं से कंसेप्ट लिया गया है मैग्ना कार्टा का। और मैग्ना कार्टा क्या था? एक अधिकार था, और वही अधिकार हमें मिले हुए हैं। इस समय पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। नंबर 1 देख लीजिए, समता अधिकार ये रिवाइज क्लास है। मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, मैं ये नहीं थी वो स्लो पढ़ाऊं। देख लीजिए, समता अधिकार 14 से 18 है। दूसरा स्वतंत्रता अधिकार 1922 से 30 या सोशल से विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। और चौथा धर्म स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28। और नंबर 5 जो है तुम्हारा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार ये होता है 29 से 30। और जो छठा आता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत। अगर हमारे संविधान में कोई भी हनन होता है, अब मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो हम किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो अब चर्चा करते हैं हम समता के अधिकार। समता के अधिकार से पहले हम अनुच्छेद में वही बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो 12 और 13 अनुच्छेद मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अनुच्छेद 12 और 13। अनुच्छेद 12 में देख लीजिए क्या है। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। और परिभाषा में क्या है? राज्य वो वाला राज्य नहीं है कि यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया। ये राज्य डिफाइन करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जितने भी संस्थान है, शैक्षिक संस्थान है या कोई से भी संस्थान है, ऐसे संस्थान जिनके द्वारा भारत सरकार द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जाती हो, तो वे क्या ठहराएंगे? राज्य ठहराएंगे। एक बार सुन लीजिए, कोई भी संस्थान जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की जाएगी वो क्या कहलाएगा?
राज्य। अभी कुछ दिन पहले बीसीसीआई तो आदेश दिया था भारत सरकार ने कि आप अपनी सूचना दीजिए। तो इसी प्रकार ये सभी संस्थाएं हैं जो भारत सरकार से मदद लेती है। तो देख लीजिए, मैंने 12 बताया है। और अनुच्छेद 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैंने लिखा नहीं है, वो पूछा नहीं जाता है। न्यायिक पुनर्विलोपन, अनुच्छेद 13 देख लीजिए। अनुच्छेद 13 जो है ये है न्यायिक पुनर्विलोपन। न्यायिक पुनर्विलोपन, अब ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, यदि संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया है जिसके तहत हमारे मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकार हनन हो रहे हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, इन्हें ये पावर मिली हुई है। इसके तहत उस अधिनियम, उस नियम को, उस विधि को, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर सकता है, निरस्त कर सकता है, शून्य कर सकता है। ये अनुच्छेद 13 कहता है। अब अनुच्छेद 14 की तरफ चलते हैं हम। अपनी मौलिक अधिकार की तरफ, समता का अधिकार, इक्वलिटी का अधिकार है। इसके तहत क्या होता है, अनुच्छेद 14 देखते हैं हम पहले। अनुच्छेद 14 में क्या, विधि समझ समानता। विधि समझ समानता, ये सभी जानते हैं विधि समझ समानता। पर इसमें परेशानी क्या है, सब समान है, पर इसमें कुछ चीजें तो इनइक्वलिटी में बदली हुई है। मतलब कोई विकलांग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति के ये क्या सभी कानून सेम है इनमें, या सभी परीक्षाओं में जो बैठते हैं क्या उनके छूट मिलती है, तो उन्हें इक्वल करने चाहिए। जो मजबूत वर्ग है उसे थोड़ा कम दे दिया, और जो कम वाला है उसे ज्यादा दे दिया, मतलब इक्वल करना है। तो इक्वलिटी का जो है संबंध है विधि के समझ समानता, इसे ध्यान से रखना है, याद रखना है। विधि के समझ समानता, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद प्रयोग। इसमें एक चीज और याद कर लीजिए, मूल वंश। ये 5, इन 5 के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। राज्य अगर धर्म है, मूल वंश है, जाति, लिंग, जन्म और जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद पर विरोध, ये इस आधार पर विभेद, ये 5 हमें याद करना है, क्योंकि अगले वाले में हमें क्या है, लोड नियोजन के बारे में बताया जाएगा। लोड नियोजन का मतलब क्या होता है, जो सरकारी नौकरी होती है उसमें अफसर समान होना चाहिए। कहो तो इसका एक अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, 15(4) पहला देख लीजिए कि धर्म, जाति और लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का योग है, वो 15(4) इसका इंपॉर्टेंट है। 15(4) कहता है जो आरक्षण की व्यवस्था है, SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, वो 15(4) में है। SC ST और अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है 15(4) में है। वो 15(5) में क्या है, 15(5) भी इम्पोर्टेंट है। 15(5) में जो उच्च स्तर से अच्छे संस्थान थे, उच्च जैसे IIM, एम्स, इनमें प्रावधान नहीं था आरक्षण का, पर 2006 में संशोधन किया गया और इनमें भी प्रावधान किया गया। 15(4) और 15(5) बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार याद कर लीजिए आप। जो 15(4) है इसमें SC ST के लिए प्रावधान है आरक्षण का, और 15(5) में जो उच्च स्तर की शिक्षा थी जैसे IIM हो गया, IIT हो गया, इनमें आरक्षण नहीं था पहले, तो इनमें प्रावधान हो गया है। और अगला आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरी के लिए सभी जाति के लिए समान अवसर होना चाहिए। इसके तहत इसमें 7 आधार लिए गए। 5 तो यही हो गए, धर्म हो, मूल वंश हो, जाति हो, लिंग, जन्म स्थान, 5 तो यही हो गए। इसमें 2 ऐड किए गए हैं, और ये 2 ऐड कौन कौन से किए गए हैं, नंबर 6 उद्भव के आधार पर, और नंबर 7 निवास स्थान। इसमें 2 आधार को और शामिल किया गया है, 5 यही है, और उद्भव और निवास स्थान के आधार पर
विभेद नहीं किया जाएगा किसी को भी। और इसमें अनुच्छेद 16(2) कहता है कि निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है। 16 में क्या था कि इन आधारों के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा 27 में, पर याज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर विभेद कर सकता है। क्यों वो ये प्रावधान, जैसा उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में सब जगह पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो उसी में निवास यही है। तो पर उसके ये प्रावधान ये है कि उसके प्रावधान यहाँ है कि जो वहाँ की जनता है वो इतनी कठिनाई में भी वहाँ पर रहती है, और तो इसीलिए उत्तराखंड में प्रावधान है कि और अन्य किसी भी राज्य का जो व्यक्ति है वो कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। 27 नोट की तो ये प्राथमिकता जो दे रही है वो निवास स्थान के आधार पर दी रही है 16 में, अनुच्छेद 16(2) में। अगला आता सत्या में है अस्पष्टता का अंत। अस्पष्टता अनटचेबल मतलब कहो तो पहले क्या था कि जो 1947-48 में जब हमारा संविधान बना था तो उस समय क्या था, बहुत ज़्यादा अस्पष्टता हुई थी। ऐसे कहो तो छुआछूत, अगर कोई किसी मंदिर पर नहीं जाते थे, जो अनुसूचित जाति या निम्न स्तर के थे, पिछले वर्ग के व्यक्ति थे, उन्हें किसी मंदिर में नहीं जाने देते थे, सार्वजनिक टूरिस्ट स्थान पर नहीं जाने देते थे, तो उन चीज़ों को जोड़ने चाहिए अनुच्छेद 17 बना, अस्पष्टता का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। जब अंग्रेजों के समय में उन्होंने याद से फूड डालो की नीति आई थी, तो उस समय उपाधियां देनी शुरू कर दी, जैसे नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिली थी। पर उस समय क्या हुआ, उससे जो नीचे तबके के व्यक्ति थे उन्हें क्या हुआ था, उनके साथ दुर्व्यवहार हो गया था। तो इसी तरह से इस उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में रखा गया है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मैं बताता हूँ आपके अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके 5 खंड है, 6 खंड है, और 6 खंड को आप ध्यान दे लेना अपना। बोलने की स्वतंत्रता और कहीं घूमने की स्वतंत्रता, इन्हें क्रम से याद करना पड़ेगा। नंबर 1 बोलने की स्वतंत्रता, नंबर 2 शांतिपूर्ण रूप से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, नंबर 3 एकत्र होने की स्वतंत्रता, नंबर 4 भ्रमण करने, भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, नंबर 5 निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में हम कहीं भी निवास कर सकते हैं, और नंबर 6 क्या है, हम कोई भी अपनी आजीविका चला सकते हैं, आजीविका चलाने की भारत में कहीं भी हम अपने व्यापार कर सकते हैं। और नंबर 6 हो गए। अब देख लीजिए नंबर 20 अनुच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद है जब राष्ट्रीय आपात का अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, उस समय भी ये अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद है जो निलंबित नहीं होते हैं या निरस्त नहीं होते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है, 20 में क्या है, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में साक्षर कहो तो जो मुलजिम होता है, अपराधी होता है, उसके ये बहुत से अच्छे दिए रहे हैं, 3 से अच्छे दिए रहे हैं। पहला क्या है, उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जिस समय उसने अपराध किया था, वो अपराधी तो उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी जिस समय उसने अपराध किया था। नंबर 2 ये वाला है। नंबर 2 क्या है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको एक ही बार सजा दी जाएगी, ऐसे नहीं थी हाँ 2-3 बार दे देंगे, ठीक है। पहले हमने बताया था, अब तो उसी समय के कानून से सजा दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने 2 वर्ष पहले कोई अपराध किया है और 2 वर्ष बाद उसे सजा मिल रही है, तो हो सकता हो कोई उसमें संशोधन हो जाए हो कानून में, तो परंतु सजा उसे उसी समय के कानून से दी जाएगी जिस समय उसने अपराध किया था। अब देख लीजिए थर्ड क्या है, अपराधी को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सत्य रूप में कहता है कि कोई भी मुलजिम है, कोई मुलजिम है, उसके मुंह से ये कहा जाएगा कि तू मुलजिम है, गवाही नहीं देने के लिए उसके बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 का 3 कहता है, अनुच्छेद अब 20 का 3 होता है, उसके बाद अनुच्छेद 21 पाते हैं।
अनुच्छेद 31 बहुत इंपॉर्टेंट है। जीने का अधिकार भी बोलते हैं इसे, जीवन का अधिकार या जीने का अधिकार, प्यार है, स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है, हम स्वच्छ पानी पी सकते हैं, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार हमारे पास कौन से में है, अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 में स्वच्छ वायु में जीने का अधिकार है हमारे पास। और पहले क्या था, शिक्षा का अधिकार नहीं था हमारे पास, शिक्षा का अधिकार ओनली सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए था। परंतु 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें एक पॉइंट और बचा है आपका 16 में एक पॉइंट और बचा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 16 में एक पॉइंट है 16 का 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात सुन लीजिए आप। 16 का 6 EWS से संबंधित है। EWS का मतलब क्या होता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट व्हीकल्स सेक्शन, इसमें क्या होता है, इनमें वो एम्प्लॉयमेंट आते हैं जिनकी भूतकाल में स्थिति अच्छे, जिनका शोषण नहीं हुआ था, जिनके साथ शोषण नहीं हुआ था, फिर भी वे गरीब बढ़ रहे हैं। कोई भी ऐसा वर्ग जो भूतकाल में उनके साथ शोषण नहीं हुआ, वो फिर भी पिछड़ापन याद दिया है, तो वे जो आते हैं वो EWS के अंतर्गत आते हैं। EWS के लिए 10% की छूट है, 10% की छूट है सरकारी नौकरियों में। तो आप 16 का 6 जरूर याद कीजिए, 16 का 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कहाँ थे, 21 से, अनुच्छेद 31 में, अनुच्छेद 31 से क्या में, वो अनुच्छेद 22 जो आता है गिरफ्तारी के संबंध में है, गिरफ्तारी के संबंध में से अक्षर, ये जो है मुलजिम के ये होता है। अगर कोई पुलिस जाती है, पुलिस जब जाती है किसी व्यक्ति के यहाँ, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को ये अधिकार है कि मुझे किस तरह से आप पढ़ने आए हो, मतलब पूछने का अधिकार जो है 22 का 1 में। और 22 के 2 में क्या है, अगर पुलिस ले आती है, अगर पुलिस ले आती है तो पुलिस को 24 घंटे के अंदर नजदीक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार है। ओनली इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि आने जाने का रास्ता काउंट नहीं होगा, आवागमन वाला समय काउंट नहीं होगा। उसके अलावा जब पुलिस हवालात में ले आती है उस समय से 24 घंटे काउंट होंगे। आने जाने का समय नहीं, पता चला न्यायिक मजिस्ट्रेट बैठते हैं इतनी दूर, 3-4 घंटे जाते हैं जाने में, तो इस आवागमन के रास्ते को काउंट नहीं करते हुए, समय को काउंट नहीं करते हुए 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, अनुच्छेद 22 तक थर्ड जो है, जो अब क्या है, वो पटिया गया मुलजिम को ही, और उस मुलजिम को पढ़ने के बाद उससे ये अधिकार है कि वो मनपसंद बदील कर सकता है। मनपसंद बदील करने का अधिकार कौन से में है, अनुच्छेद 22 के 3 में। अब आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इससे पहले एक और छूट जाता है, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। 25 से 28 ये सभी के लिए बहुत अच्छा है, टॉपिक है, बहुत अच्छा अधिकार है। धर्म को मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई किसी भी धर्म का है, याद से कोई टोट वोट नहीं करेगा, कोई किसी को होते या नहीं कि तुम अपने धर्म का प्रचार क्यों कर रहे हो, तो अनुच्छेद 25 कहता है। जैसे सिख हैं, सिख अपनी पगड़ी बांधते हैं, तो इनका कौन सा अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है अधिकार, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 या कृपाल जाते हैं, जो सिख होते हैं, जो कृपाल जाते हैं, वो कौन से अनुच्छेद के तहत रहते हैं, ये अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अगर कोई भी धर्म है, कोई भी धर्म से संबंधित कोई भी आप प्रबंधन कर रहे हो, या कहो तो कौन से मंदिर में कौन सा पुजारी होगा, या कौन सी मस्जिद में कौन सा मौलवी होगा, या अदा करने चाहिए, नमाज अदा करने चाहिए, तो उसके ये याद है उसका प्रभाव बाध्य नहीं है। याद है कोई रोट टोट नहीं करेगा कि ये पुजारी होना चाहिए इस मंदिर में, तो अनुच्छेद कौन सा कहता है, 26। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, धार्मिक संपोषण करने की स्वतंत्रता। याद है किसी भी धर्म से संबंधित
किसी व्यक्ति पे कर नहीं रहेगा, तो बाध्य नहीं रहेगा। अनुच्छेद 27 कहता है, अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। कहीं भी धार्मिक शिक्षा हो रही हो या ज्ञान हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, उसमें कोई व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। अनुच्छेद 28 कहता है। अनुच्छेद 29 भाग 5 में आता है। भाग 5 कौन सा है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कहो तो इसमें जो अल्पसंख्यक व्यक्ति होते हैं उनको अपनी संस्कृति और भाषा के लिए उनको संरक्षण मिला हुआ है कि उन्हें अपना भाषा और लिपि और संस्कृति बनाए रखने का संरक्षण प्राप्त है अनुच्छेद 29 के तहत। और 30 के तहत उनकी जो अल्पसंख्यक जो शिक्षा संस्थान, मनपसंद के शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं या उनकी प्रशासन की व्यवस्था है अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा हटा दिया गया है और उसे विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक मतलब कानूनी अधिकार, कहीं कानून आता है कहीं विधिक आता है, तो कानून कई बार कानून आता है विधिक आता है, दोनों ऑप्शन आते हैं तो विधिक कराना है आपको ऑप्शन संपत्ति के अधिकार में। 32वां जो है अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का सुरक्षा प्राप्त है अनुच्छेद 32 के तहत। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और ये कहो तो ये एक प्रकार से उपचार है। अगर हमारा मौलिक अधिकार में कुछ हनन हो गया है तो हमारा जो उपचार करता है जैसे अच्छा प्राप्त है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अब जो उपचार होता है उनकी 5 रीट होती है। अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में 5 रीट दाखिल कर सकते हैं या याचिका दाखिल कर सकते हैं। तो वो 5 रीट कौन सी है तो वो हम अभी बताएंगे आपके पास। नंबर 1 बंदी पेज की याचिका होता है, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 जो होता है तुम्हारा पिटिसेट, नंबर 4 उत्प्रेक्षा और नंबर 5 अधिकार वेक्षा। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ, इसके बारे में हिस्टो कर लीजिए। मैं आपको इसके बारे में बताया था याचिका के बारे में। 32 के तहत जो है 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत हाई कोर्ट में हम रिट दाखिल कर सकते हैं। और इसके तहत हमें ये 5 अधिकार मिले हुए, 5 प्रकार की रिट होती है। बंदी पेज याचिका, हैबेस कॉर्पस, नंबर 2 परमादेश मैंडेमस, नंबर 3 पिटिसेट, प्रोहिबिट, उत्प्रेक्षा, अधिकारपेक्षा। अब देख लीजिए इसके अंदर क्या क्या चीज है। बंदी पेज याचिका के अंदर अगर कोई मुलजिम है, कोई व्यक्ति है और पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, और कोई व्यक्ति है और पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। बंदी पेज याचिका। और इसके बाद जो परमादेश है, परमादेश में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश देता है कि जो ये सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन सही से नहीं कर रहे हैं, ये सही से करें। इसके लिए क्या होता है? सरकारी अधिकारी के लिए है ये सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन सही से करें। परमादेश में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश देता है कि जो सरकारी अधिकारी है अपने कर्तव्य का पालन सही से करें। और एक परमादेश मतलब एक आदेश होता है मैंडेमस। अब जो आता है पिटिसेट में क्या होता है? पिटिसेट और उत्प्रेक्षा एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा ही अंतर है। पिटिसेट में क्या होता है? जो पिटिसेट में जो ऊपरी न्यायालय होता है, ऊपरी अदालत और निचली अदालत को आदेश देती है। ऊपरी अदालत कह दो या न्यायालय कह दो, निचली अदालत को आदेश देती है। क्या ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला था? जैसे
जेएम हो गया, सीजीएम हो गया। सीजीएम कहता है जेएम से कि आप तो ये केस सुनाना नहीं था और आपने ये कैसे आपके यहाँ चल रहा है ये केस, तो उस केस में सीजीएम के पास हमारे पास ट्रांसफर कहो तो कोई मामला निचली अदालत में चल रहा है और निचली अदालत में चल रहा है तो ऊपरी अदालत उसे आदेश देता है कि ये केस हमारे यहाँ ट्रांसफर करो, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। तो वो टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ होता, वो टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ होता तो वो जो निचली अदालत है वो ऊपरी अदालत के पास चला देती है, ट्रांसफर कर देती है, ट्रांसफर कर देती है, पर वो पेंडिंग टेस्ट चल रहा होता है। अब इसमें इतना अंतर है, इस वाले में बात सेम, ये सेम ही है। ऊपरी अदालत जो होती है, ऊपरी अदालत निचली अदालत के पास एक आदेश भेजती है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है, परंतु इस वाली कंडीशन में क्या है, उत्प्रेक्षा में इसमें ये डिसीजन सुना देता है, इसमें क्या सुना देता है, डिसीजन सुना देता है, तो निर्णय सुना देता है, और जो सुना देता है निर्णय उसके बाद ये पुनः दोबारा से इसके पास ट्रांसफर कर देता है और ये पुनः उस टेस्ट दोबारा से उसको सुनवाई करते हैं। इसमें इतना अंतर है कि इसमें डिसीजन सुना दिया उत्प्रेक्षा में, और उत्प्रेक्षा में और पीटीसेट में क्या होता है, मामला चल रहा होता है, टाउट पेंडिंग होता है। इसमें पेंडिंग होता है और यदि कोई मामला अधिकार क्षेत्र से बाहर का है तो वो उसे ट्रांसफर कर देता है, पर वो जो चल रहा होता है पेंडिंग होता है, परंतु उस वाले में क्या होता है, उत्प्रेक्षा में वो मामले का डिसीजन सुना देता है निचली अदालत सुना देता है तो वो उस समय ट्रांसफर करता है। दोबारा से पुनः है इस विवेचन जो होती है, मामले की सुनवाई जो होती है वो दोबारा से ऊपरी अदालत में होती है। अब जो अधिकार पेक्षा है, अधिकार पेक्षा जो है बहुत आपने सुनी होगी, क्यूबांटो जो होता है, इसमें क्या, इसमें जो क्यूबांटो होता है, जो कोर्ट ऐसा आदेश करता है या कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये इस चीज का हकदार नहीं था, ये इस चीज का हकदार नहीं था और इसने इस कोई सरकारी डिपार्टमेंट ने सरकारी तरायत हड़प लिया है, सरकारी कार्य हड़प लिया हो, अगर सरकारी कराया हड़प लिया हो, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि सरकारी कराया हड़प लिया हो और उस चीज का वो हकदार नहीं था, उस चीज का वो हकदार नहीं था, इस चीज का हकदार नहीं था, तो जब क्या होता है, कोर्ट आदेश करता है कि तुम इस के तहत क्यूबांटो जारी हो जाती है उस व्यक्ति के खिलाफ। जैसे कुछ दिनों पहले अभी क्या था, मुलायम सिंह सरकार के समय में एक आयोटा अध्यक्ष जो बना दिया गया, उस आयोटा अध्यक्ष जो था कोर्ट को ऐसा लगा कि वो इसका हकदार नहीं था, तो उस समय क्यूबांटो जारी हुई थी। क्यूबांटो जारी करने का यही मतलब है कि सरकारी तराजू को कोई हड़प लेता है, सरकारी तराजू को हड़प लेता है जिसका वो हकदार नहीं था, जिसके वो योग्य नहीं था, तो उस समय कौन सी जारी जाती है, क्यूबांटो। तो आप तो मैंने 5 चीज बताई है, बंदी पिट अच्छी तरह एक बार वो समझ लीजिए जल्दी से। 24 घंटे के अंदर अगर कोई व्यक्ति पुलिस कोई पकड़ लेती है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा। परमादेश में सरकारी जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट को आदेश देता है कि सरकारी अधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन सही से करे, जब सही। और नंबर 3 जो आता है पीटीसेट में क्या होती है, इसमें ऊपरी अदालत निचली अदालत को एक आदेश देती है कि जो आपके यहाँ जो मामला चल रहा होता है वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है और उस समय वो चल रहा होता है वो मामला, परंतु उस पे अच्छा में क्या होता है, उसमें वो डिसीजन सुना देता है निचली अदालत, तो उसमें वो पुनः वो उस स्टार्टिंग से मामला स्टार्ट करेगा।
ऊपरी रात में ट्रांसफर हो जाएगी। और नंबर 5 होता है बेटा ट्यूबांडो। और ट्यूबांडो के तहत क्या होता है, टोटो ऐसा लगता है, टोटो ऐसा लगता है, टोटो ऐसा लगता है कि जो सरकारी कराई है किसी व्यक्ति ने हड़प लिया है, जिसका वह हकदार नहीं था, योग्य नहीं है, उस समय ट्यूबांडो जारी किया जाता है। अनुच्छेद 33 बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 33 बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। बहुत तो नहीं कर सकते, फिर भी जान लेना चाहिए हमें जब हमारे मौलिक अधिकार में है। तो देख लीजिए अनुच्छेद 33 में क्या है, संसदीय शक्ति है, संसदीय शक्ति, संसदीय शक्तियां। इसमें क्या है कि संसद कानून बना सकती है, मौलिक अधिकार बना सकती है कि किस व्यक्ति के अधिकार, किस व्यक्ति के मौलिक अधिकार कितने होने चाहिए। जैसे सेना हो गई या आईबी वाले हो गए, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गए, इनके मौलिक अधिकारों की जो कम किया गया है कि हाँ कि मौलिक अधिकार इनकी ये नहीं होने चाहिए। सेना हो गई, सेना की जैसे कुछ मामले ऐसे होते हैं, अनुच्छेद मैंने आपको बताया था 18 में उपाधि थी। उपाधि जो है एक तो डॉक्टर हो गए, एजुकेशन क्षेत्र में हो गई, इन क्षेत्र में इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका व्यक्ति का मनोबल बढ़ाया है, व्यक्ति का मनोबल बढ़ाया है, उसलिए उनकी उपाधि का अंत में जो है ये शिक्षा के ये असप्शन है। तो मैंने आपको ये 33 भी बताया, 33 में संसदीय शक्ति है, इसके तहत इसे ये अधिकार है कि सेना के जो व्यक्ति हैं उन्हें कितनी मौलिक अधिकार होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, विशेष परिस्थिति होती है। तो इसी प्रकार हमारी आज की क्लास समाप्त होती है, और आज की क्लास तो हमारी देखते ही है। इसी प्रकार अपनी नेक्स्ट क्लास जो आती है हमारी वो नीति निर्देशक तत्व की आएगी, और जो ऑनलाइन से ले रहे हैं तो देखते ही हमारी क्लास। संदर्भ नमस्कार।